चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को देखेंगे। जब भी हम लोग जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ये थ्योरीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सेक्शंस में। तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। कुछ थ्योरीज़ हम लोग पहले देख भी चुके हैं, जैसे रॉल प्रेबिश की डिपेंडेंसी थ्योरी हम लोगों ने देखी थी, और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हम लोगों ने देखी थी। उसी में की एक थ्योरी है, उसी से रिलेटेड और उससे मिलती जुलती थ्योरी है इमैनुअल मॉरिस वैलेरस्टीन महोदय की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व तंत्र का जो एक सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था, और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रसिद्धि इससे मिली थी। तो ये सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, तो इस सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। थ्योरीज अगर आपने रॉल प्रेबिश की डिपेंडेंसी थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेटेड अदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिए हैं, अगर वो सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ये थ्योरी काफ़ी इजीली समझ में आएगी। साथ ही हम लोग कुछ इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित चीज़ों को भी देखेंगे। तो आज ही हम लोग दो चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं, एक तो वैलेरस्टीन महोदय का सिद्धांत और भारतीय विदेश नीति वर्तमान समय में, क्योंकि दोनों को हम लिंक करेंगे, दोनों ही टॉपिक्स को, तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, फिर हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। तो थ्योरी में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कुछ अगर हम लोग बेसिक चीज़ देख लें तो इमैनुअल मॉरिस वैलेरस्टीन जो थे, ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, फेमस फॉर इज वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। जो इनका वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच था, जो उन्होंने ये अपना सिद्धांत कहने का मतलब है प्रस्तुत किया था, उस वजह से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। और येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये संबंधित थे, और 13th प्रेसिडेंट रहे इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन 1994 टू 1998 के कार्यकाल में। ये वहाँ पे उस दौरान ये वहाँ पे 13th प्रेसिडेंट रहे। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा परिचय, थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी था। एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, और इन्होंने दो अपनी रचनाएं की, दो इनकी कृतियाँ थीं, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 और द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम एक ये, और एक द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979। इन दोनों अपनी कृतियों में, इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, काफ़ी डिटेल में। इन सभी जो वर्ल्ड सिस्टम इनका अप्रोच है, जिस अप्रोच ने इनको प्रसिद्धि दिलाई, इन सब चीज़ों की बातें जो इन्होंने की हैं, ये इन दो यहाँ पे जो कृतियाँ हैं, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएँ, कभी हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो दो हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम और द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने इस अप्रोच पे, इस वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच पे डिटेल में बात की है। तो अब ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, बुक के नेम्स पता होने चाहिए, कुछ इनके बारे में बेसिक बातें। अब हम लोग सीधे मेन थ्योरी पे आते हैं कि मेन थ्योरी में बेसिकली बात क्या बताई गई है। तो यहाँ पे जनरली इन्होंने पूरे विश्व में 3 डिविजन्स किए हैं, 3 पार्ट्स किए हैं। एक एरिया को इन्होंने कोर माना है, एक को इन्होंने सेमी पेरीफेरी माना है, और तीसरे को इन्होंने पेरीफेरी माना है। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा यह चित्र है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बीच वाला जो हिस्सा है वो कोर है, सबसे सेंटर वाला, उसके चारों ओर सेमी पेरीफेरी वाला एरिया है, और उसके चारों ओर जो सबसे लास्ट वाला सर्कल हम लोग देख रहे हैं, दैट इज़ पेरीफेरी। तो इन तीनों में अब डिफरेंस क्या है, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो मेजर जो डिफरेंसेस ये हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, और इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम बात करें तो उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही उससे जुड़ जाती हैं। तो इसकी पूरे हम एक स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो कोर में बेसिकली हम लोग शामिल करते हैं जो हमारे एकदम टॉप पे कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सारी। सेमी पेरीफेरी में वो हम ले सकते हैं जो अभी डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन वो डेवलपिंग है, उनकी स्थिति ठीक है, एवरेज स्थितियाँ हैं उनकी। और जो पेरीफेरी सबसे लास्ट लाइन में जो खड़े हैं, सबसे लास्ट वाला जो सर्किल है, बहुत ही पीछे जो है, वो अत्यंत पिछड़े हुए बैकवर्ड कंट्रीज़ उसमें हम शामिल करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग अफ्रीका के जो बहुत सारे देश हैं उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए।
कोर में हम लोग रख सकते हैं वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। हालांकि वेस्टर्न जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ये सब देश आ ही जाते हैं, जैसे भले ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जापान, ये सब वेस्टर्न डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, लेकिन जब हम लोग वेस्टर्न टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग ओवरऑल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में अपना कनाडा एंड यूएसए, और इधर हम लोग का जो जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड में बना लेते हैं। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब कैसे हैं, ये सब के सब डेवलप्ड हैं। कभी हम लोग ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संभवतः हम लोग उसको देखेंगे, तो वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही विचार है। तो ये सब जो डेवलप्ड वाले हैं, जो टॉप पे हैं, ये सब आपके कोर में हो गए। सेमी पेरीफेरी में हम लोग वर्तमान समय में इंडिया जैसे देशों को रख सकते हैं, चाइना को भी रख सकते हैं। हालांकि चाइना अब यहाँ पे थोड़ा सा ये विवादास्पद हो सकता है कि कुछ लोग ये विचार कर सकते हैं कि हम चाइना को कोर में रखें, लेकिन चाइना एक अभी ऐसी स्टेज में है कि वो आने वाले जल्दी ही वो कोर वाले सिचुएशन में आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग उसको सेमी पेरीफेरी में कंसीडर कर सकते हैं। और पेरीफेरी में हम लोग जान ही रहे हैं कि जो हमारे बिल्कुल बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इत्यादि जो हमारे देश हैं, उनको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात स्थितियों की, कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी, इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब मेन थ्योरी की स्टोरी क्या है, तो स्टोरी वही है जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थ्योरी में देखी थी। डिपेंडेंसी थ्योरी में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी डिफिनेशन पढ़ी थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्योंकि इससे हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझ में आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ये सिद्धांत हैं ये बताते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज इन सेमी पेरीफेरीज और पेरीफेरीज के पास हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास तो रिसोर्सेज हैं ही, लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेज हैं इनका जो प्रवाह हो रहा है, ये प्रवाह हो रहा है कोर की तरफ। अगर इसको हम एक डायरेक्शन में दिखाएं तो इस पेरीफेरी वाले रीजन से और इस सेमी पेरीफेरी वाले रीजन से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनका जो प्रवाह हो रहा है वो कोर एरिया की तरफ हो रहा है। और ये प्रक्रिया, इससे क्या होता जा रहा है, इससे ये हो रहा है कि निर्धन देशों को, ये प्रक्रिया निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और अमीर बनाती जा रही है। क्योंकि बेसिकली ये सब जो कंट्रीज़ हैं इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ इस मामले में थोड़ी ठीक है कि उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी है, वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो पेरीफेरी वाले हैं वो तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी टेक्निक नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग यही बात यहाँ पे करते हैं कि जो ये कंट्रीज़ हैं पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी, तकनीकी अभाव के कारण, और चूँकि तकनीकी अभाव है, पिछड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूंजी का अभाव भी है, धन का भी अभाव है। तो इस वजह से ये, अगर इनके पास रिसोर्सेज हैं भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है, तो रिसोर्सेज होने के बावजूद ये उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इसका प्रवाह है ये कोर की ओर हो रहा है। अब ये कोर की ओर हो कैसे रहा है, ये जो कोर वाली कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। जब ये कंट्रीज़ यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं तो इनडायरेक्टली ये जो कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पे वही अपना नव उपनिवेशवाद, आपने ये टर्म हाल फिलहाल में सुना होगा, नव उपनिवेशवाद, मतलब डायरेक्टली तो अपना उपनिवेश नहीं बना रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपने ऋण जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंसा जरूर रही हैं। और धीरे धीरे जब ये कंट्रीज़ उस डेब्ट को नहीं भर पाती हैं, उस ऋण को पूरा नहीं भर पाती हैं, नहीं दे पाती हैं, तो उनके बहुत सारे जो, जैसे हम लोग चाइना और पाकिस्तान का अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान ने अपना एयरपोर्ट, कभी पाकिस्तान ने अपना कोई हाईवे या बेच दिया, इस तरह की हम लोग न्यूज़ अक्सर सुनते रहते हैं। तो ऐसा उसी केस में होता है जब वो ऋण को, जो राशि है उसको वो नहीं दे पाते हैं। तो ये यहाँ पे जो डेब्ट ट्रैप वाला, चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप, जो अक्सर हम लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा,
तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है इन देशों के लिए। तो ये एक प्रकार का यहाँ पे हम लोग नव उपनिवेशवाद, नियो जो हमारा कॉलोनिज्म है, कॉलोनाइजेशन है, और इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है, जो आर्थिक उपनिवेशवाद, एक नए प्रकार का उपनिवेशवाद, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये थ्योरी थी इमैनुअल मॉरिस वालरस्टीन की, और अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है इसमें, इस थ्योरी में और डिपेंडेंसी थ्योरी में, एक जैसी ही थ्योरी है। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैंने उस सिद्धांत को जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को बताया था, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी। जैसे इस तरह के जो सिद्धांत हैं इसमें दो विचारधाराएं फेमस हैं, एक को हम लोग मॉडर्न थ्योरी कहते हैं और एक को हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं वो ये मानती हैं कि जो किसी भी देश के इंटरनल फैक्टर हैं ये जिम्मेदार हैं उसके, जो जैसे वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया या वो देश बहुत पीछे हो चुका है, इस तरह का अगर कोई देश है तो हम लोग जो मानते हैं मॉडर्न थ्योरी को, वो कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी देश हैं वो जिम्मेदार हैं। जैसे अगर हम लोग पाकिस्तान और चीन का एग्जांपल लें तो पाकिस्तान की इस समय जो हालत है, तो उस बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं, अगर मॉडर्न थ्योरी वाला कोई होगा उसका समर्थक होगा तो वो कहेगा कि इंटरनल जिम्मेदार है पाकिस्तान की, जो इंटरनल जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो ये वहाँ का जो मेन जो कह सकते हैं सरकार है वहाँ की, वो जिम्मेदार है। लेकिन जो लोग डिपेंडेंसी थ्योरी के समर्थक होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, जो देश अपना गुलाम इसको बना रहे हैं आर्थिक रूप से, जैसे चीन, वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो जिम्मेदार दोनों ही हैं, किसी एक को हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम लोग को अपनी राय देनी होगी तो हम ये कहेंगे कि अगर चाइना और पाकिस्तान की बात है तो उस केस में दोनों ही जिम्मेदार हैं। मतलब मॉडर्न थ्योरी जो कि इंटरनल फैक्टर, किसी देश के इंटरनल फैक्टर को उसके पिछड़ेपन का कारण मानती है, और डिपेंडेंसी थ्योरी जो किसी देश के पीछे होने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार मानती है। तो पाकिस्तान के केस में तो दोनों ही लागू हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए चाइना ने लोन दिया किसी काम के लिए, तो अगर पाकिस्तान में उसको यूज़ ही नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान की आर्मी उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी दूसरी चीज़ों के लिए, हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं। और पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है द डॉन, आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको डेली कुछ न कुछ अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्या क्या वहाँ पे गतिविधि हो रही है। पढ़ना चाहिए। जो फॉरेन के कुछ हमारे जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनका जो कुछ मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उसको हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उससे कुछ हमको आइडिया मिलती रहती है कि वहाँ चल क्या रहा है इस समय। तो जैसे इस समय तो पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग जानते हैं कि एक तरीके की मिलिट्री का ही रूल है, सब कुछ मिलिट्री के ही हाथ में ज़्यादातर, पाकिस्तान आर्मी। तो वहाँ पे कोई भी, जैसे चाइना ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो तो आपका काम है कि आप उस पैसे को यूज़ करिए और जो वहाँ की जनता है उसके भलाई के लिए लगाइए। लेकिन चूँकि चाइना को भी पता है कि ये अगर हमसे कर्ज ले रहे हैं तो ये उसको चुकता कभी भी नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तान जानबूझ के चीन का जैसे इसमें ये रहता है कि उसको पता है कि कौन सा देश उस ऋण को चुका पाएगा, कौन नहीं चुका पाएगा, तो वो ऐसे ऐसे देशों को ही चूज़ भी करता है अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाने के लिए। तो ये एक छोटी सी बात हो गई जो मॉडर्न थ्योरीज़ के समर्थक हैं, मॉडर्न थ्योरी के समर्थक हैं, उस विचार के समर्थक हैं, और जो डिपेंडेंसी थ्योरी के समर्थक हैं। तो दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि वो ये मानते हैं कि जो कुछ छोटे देश हैं वो कहीं ना कहीं खुद डिपेंड हो जाते हैं बड़े देशों पे, फंस जाते हैं डेब्ट ट्रैप जैसी चीज़ों में, और वो उससे पीछे होते हुए चले जाते हैं। लेकिन वहीं जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो उस देश का इंटरनल वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस चीज़ के पीछे उत्तरदायी है। तो अगर हमको यहाँ पे कुछ विश्लेषण करना है तो हम दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं अपने आंसर में, कि ऐसा नहीं है कि
उस थ्योरी वाले ही सही हैं या इस थ्योरी वाले सही हैं, बल्कि हमको बीच के एक रास्ते को, बीच के एक मार्ग को लेके चलना होगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पे सही है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों इस थ्योरी की। अगर हम लोग फिर से एक बस क्विक एक रिवीजन देखें तो बस इस थ्योरी में यही मेन बात बताई गई है कि किस तरीके से जो ये कोर कंट्रीज़ हैं ये सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, और इसका बहुत सारा एग्जांपल हमारे सामने है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि चाइना को अभी बहुत सारी जगहों पे कोर में नहीं माना गया है, लेकिन चूँकि चाइना की इकॉनमी इतनी बड़ी है और चाइना अब उस स्थिति में जा रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पे हम लोग चाइना पाकिस्तान का एग्जांपल बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक क्लासिकल एग्जांपल इसके लिए होगा। और इसके अलावा जैसे आपने उस वाले वीडियो में भी मैंने इस बहुत अच्छे एग्जांपल का जिक्र किया था कि जैसे घाना का जो चॉकलेट है और ब्रिटेन, उनके पास वो टेक्निक नहीं है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ब्रिटेन में होता है उस चॉकलेट का। और ये कितनी एक विचित्र बात है कि वो इतना कॉस्टली होता है कि खुद वास्तव में बनी वो घाना के कोको से है, लेकिन घाना के ही लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट इतनी होती है। क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो ब्रिटेन में बनता है, ब्रिटेन में उसका प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे ब्रिटिश, जैसे जहाँ पे ब्रिटेन हुआ या अदर जो हमारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने कुछ डेब्ट ट्रैप में फंसाया हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। और बाकी चाइना के तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे चाइना का जो इस वक्त चल रहा है, चाइना का मेजर फोकस अफ्रीका के बहुत सारे देशों पे है। कभी हम लोग उस पर भी आएंगे कि किस तरीके से चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने के लिए कार्य कर रहा है इस तरीके के। और सबसे बेस्ट तो अभी भी जैसे मैंने आपको चाइना और पाकिस्तान वाला एग्जांपल दिया, वो चीज़ है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों इस सिद्धांत की, वैलरस्टीन महोदय की। अब हम लोग अपने इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आते हैं, भारतीय विदेश नीति। दोस्तों अगर हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अगर हम लोग जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वर्तमान समय में तो ये बहुत ही एक रिलेवेंट टॉपिक है। और इसको समझने के लिए मैं बेसिकली आपको तो यही रिकमेंड करूँगा, न्यूज़पेपर्स का सहारा लीजिए और अपडेट रहिए क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। और एक बुक बहुत अच्छी है, उसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक, और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी ये पुस्तक पढ़ने के दौरान, इंडिया वे। इस पुस्तक में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और कोशिश करने पे हिंदी में भी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे हिंदी में इसका अनुवाद मिल गया था। वैसे जनरली जब हम लोग इसको सर्च करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है ऑनलाइन। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में भी लीजिए, बाकी हिंदी में भी ये पुस्तक अवेलेबल है। तो इस पुस्तक में ये एक, जैसे ये विदेश नीति को समझने के लिए एक आपकी मेजर बुक हो गई। इसके अलावा बाकी आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी मैगजीन्स और बहुत सारे अब तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिससे आप अपडेट रख सकते हैं खुद को, और आपका डेली का जो भी न्यूज़ है उससे ये चीज़ें आप देखते ही हैं। तो इसमें अब आज हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान समय में जो स्थितियाँ हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो उसमें जो भारतीय विदेश नीति है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा वर्ल्ड सिस्टम, तो वर्ल्ड सिस्टम में वर्तमान समय में क्या चल रहा है। वर्ल्ड सिस्टम में वर्तमान समय में हम लोगों को बेसिकली एक डोमिनेटिंग कुछ कंट्रीज़ दिख रही हैं और बाकी बैकवर्ड कंट्रीज़ दिख रही हैं। ऐसा ही अभी हम लोगों ने कुछ सिनेरियो देखा था जस्ट अभी कुछ मिनट्स पहले सिद्धांत में। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो इतनी बेहतर है, और इसके पीछे श्रेय जाता है मेजर तो जयशंकर जी को, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी को, साथ ही हमारे NSA अजीत डोभाल सर,
इन 2 पर्सन का बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री और अदर जो भी पर्सन्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन मेजर जो सबसे ह्यूज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है वो हमारे NSA अजीत डोवल सर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर, इन दोनों लोगों का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसमें जो हमारी विदेश नीति ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस, एक संतुलन की स्थिति बनाई हुई है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति जो है वो इस समय अपने पंचामृत वाले नियम को फॉलो कर रही है। 2015 में ये भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई। जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे जयशंकर साहब की, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी डिटेल में समझ में आएगी कि किस तरीके से ये जो पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से भारत लागू कर रहा है अपनी विदेश नीति में। जैसे पंचामृत में बात करते हैं हम सम्मान की, संवाद की, समृद्धि की, सुरक्षा की, संस्कृति और सभ्यता की। मतलब कि जो भारत की विदेश नीति होगी वो इन 5 चीज़ों को फॉलो करेगी। 2 कंट्रीज़ के बीच में सम्मान का एक रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। संवाद की बात करती है, समृद्धि, सुरक्षा, और दोनों ही जो हमारे देश हैं उनकी संस्कृति और सभ्यता, इन सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के जो हमारी वर्तमान समय में जो भारतीय विदेश नीति है वो चलेगी। तो ये जो पंचामृत का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी अगर भारतीय विदेश नीति से संबंधित अगर कोई आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वो बाकी लोगों से तो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि शायद ही कोई इस पंचामृत वाले कॉन्सेप्ट को ऐड करेगा। और वर्तमान समय में जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो भारतीय विदेश नीति है वो इसी पर बेस्ड है। और इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पंचामृत के कॉन्सेप्ट ने, इस विचारधारा ने भारतीय विदेश नीति को कितना बैलेंस बनाया है, कितना एक संतुलित स्वरूप प्रदान किया है। वो हम लोग वर्तमान समय में जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US है, उससे भी अच्छा रिलेशन है इस समय में, वर्तमान समय में। और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी US के स्टेट विजिट से वापस लौटे हैं। और रशिया से जो हमारे रिलेशन है वो सभी लोगों को पता ही है कि बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जो हम लोग वेपन इक्विपमेंट्स भी खरीद रहे हैं वो हम हर जगह से ले रहे हैं। जैसे तेल अगर हम रशिया से ले रहे हैं, कुछ हम लोग इक्विपमेंट्स वेपन्स रशिया से ले रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज से US से भी हम कम चीज़ें नहीं ले रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है इस विदेश नीति, इस संतुलित विदेश नीति के कारण। आपको लग रहा होगा नॉर्मली तो ये बस कुछ हथियारों के, कुछ इक्विपमेंट्स के नाम हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आपके बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि हम लोगों ने S-400 लिया, हम लोगों ने AK-203 की बात की, ये जैसे AK-47 है उसी सीरीज़ का AK-203 राइफ़ल, और S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का। इसके अलावा F-18 जेट, प्रेडेटर ड्रोन, रीपर ड्रोन, जैवलिन मिसाइल, स्ट्रिंगल मिसाइल, पैट्रियट क्या है? पैट्रियट भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 का है वैसे पैट्रियट भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, बट ये US का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये सब जो है ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और ये रशियन टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे मेजर चीज़ ये आती है कि हम लोग दोनों चीज़ों को ले रहे हैं। और जब S-400 इंडिया ले रहा था तो उसमें बहुत सारी बातें हुई थी कि क्या S-400 लेने के कारण अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगा देगा, क्योंकि आप लोगों ने काटसा का नाम ज़रूर सुना होगा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। इस प्रकार के सैंक्शंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अपने कॉमकासा के बारे में सुना होगा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये चीज़ें उस समय काफ़ी चर्चा में थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय सेना की तरफ से जो बयान आया उसमें यह है कि हम लोग कभी भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है
फॉरेन पॉलिसी और हमारा डिफेंस, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी जो विदेश नीति, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में हमको वो चीज़ अलग रखनी पड़ेगी। कुछ मामलों में तो संबंधित हैं, लेकिन अगर हमको मान लीजिए कोई इक्विपमेंट लेना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि इस देश से हमारा अच्छा संबंध है तो, या इसको हम नाराज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम उससे ही चीज़ लें, भले वो चीज़ अच्छी ना हो। क्योंकि उसमें बहुत बात हो रही थी कि इंडिया पैट्रियट लेगा या इंडिया S-400 लेगा, लेकिन बाद में यही चीज़ सामने आई कि जो S-400 है, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो क्षमता है, ये कहीं बेहतर है पैट्रियट से। पैट्रियट की अपनी खासियतें हैं, कभी हम लोग डिटेल में पैट्रियट पे बात करेंगे कि पैट्रियट की क्या खासियत है। लेकिन S-400 जो है, ये एक बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, रशियन मेड। तो ये हम लोगों ने लिया और कोई भी हमको वहाँ पे सैंक्शंस इत्यादि देखने को नहीं मिले। क्योंकि एक चीज़ विदेश नीति में ये होती है, अगर हम लोग ध्यान से समझें तो सभी देश किसी न किसी रीजन की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कुछ न कुछ सबकी मजबूरियां होती हैं, और चाइना को काउंटर करने के लिए US की ये मजबूरी है कि वो इंडिया को कहीं न कहीं अपने फेवर में रखे। तो और इंडिया ने जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ली। जैसे अभी हम लोग F-18Z की बात कर रहे हैं, प्रीडेटर और रीपर ड्रोन, जैवलिन मिसाइल, स्ट्रिंगल मिसाइल, ये सब तो अभी जो स्टेट विजिट हुआ है इंडिया का US, जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वहाँ पे इन सभी इक्विपमेंट्स की, इन सभी वेपन्स की वहाँ पे बात हुई है। इसके अलावा जो आयरन डोम है इसराइल का, और जो डेविड स्लिंग मिसाइल है, तो उससे संबंधित भी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसको हम लोग आगे कभी देखेंगे जब डिटेल में उन वेपन्स की बात करेंगे। लेकिन इससे एक चीज़ तो साफ जाहिर हो रही है कि हर जगह से, चाहे वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रशियन टेक्नोलॉजी हो, दोनों में बैलेंस भारत ने बनाया हुआ है। और ये हो पाया है भारतीय बैलेंस, जो हमारी एक संतुलित विदेश नीति है, उसके कारण ये चीज़ हम लोग को संभव देखने में नज़र आ रही है। और दोनों टेक्नोलॉजीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस है। कुछ मामले में रशियन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कुछ मामले में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिसका कि हम लोग जब रशिया यूक्रेन वॉर का कभी एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आए कि बहुत सारी जगहों पे जो रशियन इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है, और जो वेस्टर्न जो वेपन्स हैं जो कि यूक्रेन को मिल रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि जो यहाँ पे मिसाइल्स हैं, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ये इनका प्रदर्शन इस वॉर में काफ़ी अच्छा रहा है। और बहुत सारे मोर्चों पे जो वेस्टर्न इक्विपमेंट्स हैं, ये जो है रशियन इक्विपमेंट्स पे भारी पड़े हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि हम लोग अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हम अपनी विदेश नीति को, और जो हम लोग इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, जो हम लोग वेपन्स ले रहे हैं, उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जहाँ पे हमको जो चीज़ समझ में आएगी हम वहाँ से लेंगे। अगर हमको डिफेंस सिस्टम S-400 ज़्यादा अच्छा लगा तो हम लोगों ने वो लिया, हम लोगों ने पैट्रियट को नहीं लिया। अगर हमको जैसे ड्रोन्स में या किसी और चीज़ में हमको इधर का वेस्ट टेक्नोलॉजी का काफ़ी बेहतर लगेगा तो हम लोग उसको लेंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में जो स्टेट विज़िट हुआ था प्राइम मिनिस्टर का US में, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, क्वांटम कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस सेक्टर और स्पेस का जो सेक्टर है, इन सेक्टर्स में बात हुई इन्वेस्टमेंट की। और इन सेक्टर्स में ये जो आपके 6 सेक्टर्स हैं, 6 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक पार्टनरशिप होगी US की और इंडिया की, और इन क्षेत्रों में कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जो इंडिया है उसने US से भी, या कह सकते हैं अगर ओवरऑल कहें तो वेस्ट से भी, अपने जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ रशिया से भी संबंध हमारे अच्छे हैं ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एक जो भारतीय विदेश नीति का एक
हम लोगों ने ओवरव्यू लिया वर्तमान समय में जो चल रही है, और जो मैंने आपको बुक एक रिकमेंड की इंडिया में डॉक्टर एस जयशंकर जी की, उसको ज़रूर आप परचेज़ कीजिएगा। उस बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी और काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि किस प्रकार से क्या थॉट्स हैं, क्या बेसिकली विचार हैं एस जयशंकर जी के विदेश नीति को लेकर के। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने छोटे ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें देखी और मेरा मेन टारगेट ये था कि हम लोग एक ओवरव्यू लें, काफ़ी लंबा वीडियो ना करके एक नॉर्मल से ही वीडियो में, छोटे वीडियो में हम लोगों ने सिद्धांत को भी एक कवर किया और हम लोगों ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कुछ बातें देखी, जो कि निश्चित ही आपके किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी स्पेशली लॉन्ग आंसर लिखने में आपको यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है, एक हेल्प मिल सकती है। और आगे हम लोग किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।